भारत में अगर न्याय की मतलब आखिरी उम्मीद कोई है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसी अदालत जिसके फैसले के सामने सरकार, संसद और पुलिस सब झुकते हैं। ये सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग जैसा लगता है ना, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की हकीकत है। ये वो संस्था है जो ताकत के तराजू को संतुलित रखती है। बिल्कुल। और आज हम इसी संस्था की गहराई में उतरने वाले हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी बनावट, इसकी असीमित शक्तियों और इसके काम करने के तरीके पर रोशनी डालते हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि संविधान ने एक अदालत को इतनी ताकत दी कैसे। हाँ, और एक आम नागरिक के लिए इस ताकत के क्या मायने हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जरूर। और शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हाँ, कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट है क्या। मैंने जो पढ़ा उसमें एक बात साफ थी कि ये भारत की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दो शब्द हैं। संविधान का संरक्षक यानी गार्डियन और व्याख्याकार, इंटरप्रेटर। हाँ बिल्कुल। और इन दो शब्दों में ही इसकी असली ताकत छिपी है। संरक्षक और व्याख्याकार होने का मतलब है कि संविधान वो नहीं जो सिर्फ किताब में लिखा है, बल्कि वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसका मतलब क्या है। अच्छा, जरा सोचिए, संविधान बनाने वालों ने 1950 में कुछ शब्द लिखे। अब 2024 में उन शब्दों का क्या मतलब होगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब ये कि संविधान एक जीती जागती चीज है और सुप्रीम कोर्ट उसे जिंदा रखता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना हुई और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और 33 दूसरे जज होते हैं। कुल 34 जज? हाँ, कुल 34 जज जो पूरे देश के लिए कानून की अंतिम आवाज हैं। और इन 34 कुर्सियों तक पहुंचता कौन है? मतलब जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जाहिर है भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा या तो आप कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो। 5 साल? या फिर कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में वकालत की हो। और मैंने एक तीसरी शर्त भी पढ़ी जो बड़ी दिलचस्प लगी, कि राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति कानून का बहुत बड़ा और सम्मानित जानकार हो। हाँ, ये एक तरह का वाइल्ड कार्ड है जिसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कहते हैं। हालांकि आज तक इस रास्ते से किसी की नियुक्ति हुई नहीं है। असल खेल तो नियुक्ति की प्रक्रिया में है। कॉलेजियम सिस्टम? हाँ, कॉलेजियम सिस्टम। ये हमेशा खबरों में रहता है। ये है क्या असल में? ये जजों द्वारा जजों को चुनने का सिस्टम है। भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। अच्छा। उनके सुझाए नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, जिन्हें मानना लगभग तय होता है। लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो थोड़ा अजीब है। लोकतंत्र में तो हर संस्था किसी न किसी के प्रति जवाबदेह होती है। जज खुद को ही चुन रहे हैं। ये तो कुछ वैसा हुआ कि खिलाड़ी खुद ही अंपायर चुन ले। युक्ति आयोग बनाने की कोशिश की थी जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होते। हाँ, मुझे याद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे यह कहकर रद्द कर दिया कि इससे न्यायपालिका की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। मतलब कोर्ट का मानना था कि अगर सरकार जज चुनेगी तो जज सरकार के दबाव में काम करेंगे। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा टकराव था उस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम से जज नियुक्त हो गए। अब सवाल यह है कि इन्हें कुर्सी से हटाना कितना मुश्किल है। क्या ये 65 साल की उम्र तक यानी रिटायरमेंट तक एकदम सुरक्षित हैं? लगभग सुरक्षित ही समझिए। उन्हें हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और ये इतनी ज्यादा मुश्किल है कि आज तक भारत के इतिहास में एक भी सुप्रीम कोर्ट जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। एक भी नहीं? इतनी मुश्किल क्यों है ये प्रक्रिया? किसी जज को हटाने के लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता यानी मतलब साबित हो चुका बुरा बर्ताव या काम करने में नाकाबिलियत, इसका आधार होना चाहिए। फिर संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना होता है, जो कि लगभग नामुमकिन है। और ये सुरक्षा इसीलिए है ताकि जज बिना किसी डर के फैसले सुना सके। बिल्कुल, निडर होकर। अच्छा, तो अब आते हैं इन जजों की ताकत पर। हमारे सोर्सेज में सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जिक्र है। ये क्या होता है? इसका मतलब है कुछ ऐसे खास मामले जो शुरू ही सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, किसी निचली अदालत में नहीं।
इसे ऐसे समझिए कि ये बड़े लोगों की लड़ाई है। बड़े लोगों की लड़ाई मतलब केंद्र सरकार की लड़ाई किसी राज्य सरकार से हो जाए, या दो राज्य आपस में किसी बात पर भिड़ जाएं, जैसे पानी के बंटवारे को लेकर। हाँ, ये तो होता रहता है। तो ऐसे संजीव मामलों में सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करता है ताकि देश का ढांचा बना रहे। आम आदमी का केस इस रास्ते से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। समझ गया। तो ओरिजिनल मतलब जहां केस शुरू होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादातर काम तो अपील सुनने का होता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब जो हाई कोर्ट में केस हार गया, वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। हाँ, और यही इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये इसका रोज का काम है। दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, हर तरह के मामले जो हाई कोर्ट से होकर आते हैं, उनकी सुनवाई यहाँ होती है। लेकिन एक और दिलचस्प पावर है जो बहुत कम इस्तेमाल होती है, सलाहकार वाली। सलाहकार मतलब सुप्रीम कोर्ट सलाह भी देता है? हाँ, अनुच्छेद 143 के तहत। सोचिए, सरकार एक बहुत बड़ा और पेचीदा फैसला लेने वाली है, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये बाद में कोर्ट में जाकर अटक ना जाए। अच्छा। तो वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेती है, साहब ये संवैधानिक रूप से ठीक रहेगा? अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। लेकिन रुकिए, मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा था कि ये सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। सही पढ़ा। मतलब सुप्रीम कोर्ट इतनी मेहनत करके सलाह दे और सरकार उसे कूड़ेदान में फेंक दे, ये तो कोर्ट की बेइज्जती हुई। दिखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार है। अगर सरकार कोर्ट की सलाह मान लेती है तो उसे एक संवैधानिक कवच मिल जाता है। सही बात है। विपक्ष के हमलों पर सरकार कह सकती है, हमने तो देश की सबसे बड़ी अदालत से पूछकर ये काम किया है। और अगर सरकार सलाह नहीं मानती और बाद में मामला कोर्ट में जाता है, तो सोचिए जजों पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने तो पहले ही अपनी राय दे दी थी। कमाल है, ये तो शतरंज की बिसात जैसा है। पर अब उस शक्ति पर आते हैं जिसे हमारे स्रोतों में सबसे शक्तिशाली कहा गया है और जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32, रिट क्षेत्राधिकार। हाँ, और इसे संविधान की आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि ये सीधे सीधे देश के हर नागरिक से जुड़ी है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपको लगता है कि सरकार या उसकी कोई एजेंसी आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, चाहे वो बोलने की आजादी हो या जीने का अधिकार, तो आप निचली अदालतों को छोड़कर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट, ये तो बाकी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 ब्रह्मास्त्र हैं, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये 5 रिट्स असल में नागरिकों के सुपर हीरो हैं। सुपर हीरो, ये सुनना मजेदार रहेगा, बताइए इनके बारे में। सबसे पहला और सबसे जरूरी है हैबियस कॉर्पस, जिसका लैटिन में मतलब है शरीर पेश करो। सोचिए, पुलिस किसी को अवैध तरीके से उठाकर ले गई और किसी को बता नहीं रही, तो कोर्ट ये रिट जारी करके कहती है, उस व्यक्ति को 24 घंटे में मेरे सामने लाओ, जिंदा या मुर्दा। वाह, ये सरकार की मनमानी पर सबसे बड़ा अंकुश है। ये तो सच में किसी सुपर हीरो की ताकत जैसा है। और दूसरा है मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा, जिससे आपका नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट उसे उसका काम करने का आदेश दे सकता है। अच्छा। तीसरा और चौथा है प्रोहिबिशन और सर्ट्योरेरी, जो निचली अदालतों पर लगाम कसते हैं ताकि वे अपने दायरे से बाहर जाकर काम ना करें। और पांचवा है क्वो वरंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठ गया है, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस कुर्सी पर बैठा है। ये 5 रिट्स मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि ताकत का इस्तेमाल नागरिकों की भलाई के लिए हो, उनके दमन के लिए नहीं। तो इन सब शक्तियों का समाज पर असली असर क्या होता है? यहीं पर न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आती है ना? बिल्कुल। न्यायिक समीक्षा वो शक्ति है जिससे सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी कदम या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जांच सकता है। मतलब एक तरह की संवैधानिक टॉर्च। हाँ, अच्छा एनालॉजी है। वो हर कानून पर ये टॉर्च मारकर देखती है, और अगर उसे लगता है कि कोई कानून संविधान के किसी हिस्से, खासकर मौलिक अधिकारों पर अंधेरा डाल रहा है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। मतलब संसद में बहुमत से पास हुआ कानून भी रद्द हो सकता है? हाँ, और यहीं से बात और भी गहरी हो जाती है। हमारे स्रोतों में बुनियादी संरचना के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का जिक्र है,
जो केशवानंद भारती केस से निकला। हाँ, ये नाम तो सुना है। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। इस सिद्धांत के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। जैसे एक इमारत में आप कमरे बदल सकते हैं, दीवारें रंग सकते हैं, लेकिन उसकी नींव को नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये मूल ढांचा है क्या? क्या ये संविधान में कहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। और यही सबसे दिलचस्प बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, ये सब। तो एक तरह से इस संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद को एक ऐसी शक्ति दी जो संविधान में लिखी भी नहीं थी। ये तो एक पैराडॉक्स जैसा है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। आलोचक कहते हैं कि ये न्यायिक तानाशाही है, जहां बिना चुने हुए जज चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसलों को पलट रहे हैं। लेकिन समर्थक कहते हैं कि अगर ये सेफ्टी वॉल्व न होता तो शायद कोई सरकार अपने भारी बहुमत के दम पर संविधान का मूल चरित्र ही बदल देती और लोकतंत्र को खत्म कर देती। हाँ, ये समझना वाकई हैरान करने वाला है। सोर्सेज में 2 और अनुच्छेदों का जिक्र है जो इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। एक है अनुच्छेद 141, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश की सभी अदालतों पर लागू होगा। हाँ, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक केस का फैसला नहीं करता, बल्कि वो पूरे देश के लिए कानून बना देता है। इसे लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। और दूसरा है अनुच्छेद 129, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दे सकता है। अब इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखिए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, फैसलों का पूरे देश पर लागू होना और उन फैसलों को न मानने पर सजा देने की शक्ति। इनके बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ एक सलाह बनकर रह जाते। यही वो दांत है जो सुप्रीम कोर्ट को असली ताकत देते हैं। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक इमारत या कुछ जजों का समूह नहीं है। ये संविधान का रक्षक है, नागरिकों के अधिकारों का कवच है। हमने इसकी 34 जजों की बनावट और नियुक्ति की उस कॉलेजियम प्रणाली को समझा जो हमेशा विवादों में रहती है। हमने ये भी जाना कि जजों को हटाना लगभग नामुमकिन क्यों है, और फिर हमने उसकी शक्तियों के खजाने को खोला। संघीय विवादों में अंपायर बनने की शक्ति, निचली अदालतों से आई अपीलों को सुनने की शक्ति, और राष्ट्रपति को सलाह देने की वो अनोखी शक्ति। लेकिन सबसे बढ़कर हमने अनुच्छेद 32 के उस सुपर हीरो वाले रूप को समझा जो हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की ताकत देता है। और हाँ, एक तथ्य जो बताना जरूरी है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमारे सोर्सेज हमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का क्या बताते हैं, लेकिन असली पहेली इसके कैसे और क्यों में छिपी है। जैसे कोलिजियम प्रणाली या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, ये दोनों संविधान में साफ साफ कहीं नहीं लिखे हैं। इन्हें न्यायपालिका ने खुद न्यायिक व्याख्याओं के जरिए विकसित किया है। यह विकास इस बारे में क्या बताता है कि कैसे एक संस्था अपनी ताकत को खुद आकार दे सकती है और देश की नियति को प्रभावित कर सकती है।